दोस्तों आज तारीख 10 मई 2024 दिन शुक्रवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर तो ये आ रही, गोरखपुर जिले में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया ताकि शहर में जाम न लगे। और वैसे इस बार अक्षय तृतीया पर मथुरा में भी 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मथुरा प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू की। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई। आज अक्षय तृतीया का पर्व है और परशुराम जयंती भी है। आप सभी प्रदेशवासियों को भी परशुराम जयंती और इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार 100 सालों बाद अक्षय तृतीया पर गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत है। हालांकि इस बार 8 सालों बाद अक्षय तृतीया पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। हर साल आपको पता होगा अक्षय तृतीया पर शादी ब्याह सगाई मंगनी मुंडन संस्कार सब कुछ मांगलिक कार्य होते हैं, गृह प्रवेश समेत, राइट। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे क्योंकि इस साल गुरु और शुक्र के अस्त रहने से अक्षय तृतीया पर शादियों का मुहूर्त भी नहीं है और यही वजह कि किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं हो पाएगा। हालांकि आज अक्षय तृतीया पर जरूर कुछ न कुछ खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि इस बार तो और कई शुभ संयोग का मौका मिल रहा है। तो खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये अलग अलग चौगड़िया का शुभ समय भी आप देख सकते हैं। दोस्तों वैसे आज सोना चांदी की ज्वेलरी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया पर 300 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है, केट का यह अनुमान है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदते हैं तो मार्केट एक्सपर्ट का भी ये अनुमान है कि अगले 1 साल में आपका खरीदा हुआ सोना 20% तक रिटर्न दे सकता है। तो गोल्ड में निवेश करना भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पिछले 1 साल में ही सोने के भाव में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और इस बार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के 3 बड़े शुभ मुहूर्त हैं। पहला सुबह 9 से 10:30, दोपहर 12:30 से 2:30 तक और शाम को 5:20 से 9:34 तक। इन 3 समय में अगर आप सोना खरीदते हैं तो और ज्यादा भाग्यशाली रहेगा आपके लिए। और एक अच्छी खबर तो ये दोस्तों की अक्षय तृतीया से पहले सोने के दाम में कुछ गिरावट आई है। हालांकि ज्यादा खास तो कोई गिरावट हुई नहीं है, लेकिन सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव पर नजर डालें तो आज सोने की कीमत 71,624 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि चांदी 82,296 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। दिल्ली सराफा बाजार का ये रेट है। अलग अलग राज्यों में कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। हालांकि अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों घर बैठे ही डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं आप। ये भी एक बेहद अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिजिटल गोल्ड कई तरीकों से खरीद सकते हैं, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF के जरिए, है ना। तो दोस्तों इस अक्षय तृतीया के पर्व पर माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है। और आज आपको भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और देवी माँ पार्वती की पूजा अर्चना भी जरूर करें। और आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, रुपये पैसों की दिक्कत ना हो आपके जीवन में, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। फटाफट से लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जय लक्ष्मी माता। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं सीधे आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी पहुंचे मथुरा, स्ट्रॉन्ग रूम का किया निरीक्षण, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया फिर प्रबुद्ध नागरिक संगोष्ठी का आयोजन। बोले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, किसी मंच पर बोलते हुए मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं होता है। वैसे भी 2 दिन और लखनऊ दौरे पर पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल ही वो गोमती नगर में प्रबुद्ध नागरिक संगोष्ठी में शामिल हुए। 10 दिन के अंदर उनका यह दूसरा दौरा रहा। और कुछ और यूपी की चुनावी खबरें देखिए दोस्तों। प्रियंका गांधी बोली कि चीन देश में घुस आया और मोदी चुप है। उन्होंने कहा कि हमें विरासत में धन दौलत नहीं, जनता का प्यार और शहादत का जज्बा मिला है। और खबर है, विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये अभियुक्त हैं। ईडी के वकील ने किया था विरोध। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बोले कांग्रेस कातिलों की पार्टी, कहा कोई सिख कांग्रेस को वोट करता तो ये पाप होगा। उन्होंने जिंदा जलवाया था। वैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा लखनऊ में चुनावी बैठक किए। 2 घंटे से ज्यादा समय तक जीत की रणनीति बनाई। इस दौरान कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और लखनऊ कमिश्नर भी बोले कि घर घर जाकर वोट डालने की अपील करें अधिकारी। अच्छे परफॉर्मेंस पर BLO को सम्मान भी दिया जाएगा। और वैसे उत्तर प्रदेश के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए आप, पैरा बैडमिंटन के कोच को मिला पद्मश्री अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौरव खन्ना को सम्मानित किया। दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने पर इन्हें ये पुरस्कार मिला। और राष्ट्रपति ने लखनऊ के SGPGI निदेशक को भी पद्मश्री अवार्ड दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोफेसर RK धीमन को ये सम्मान मिला। ये देखिए 2 और भाइयों ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया। ताइक्वांडो में भाइयों को खिताब मिला। दक्षिण कोरिया से मिला ब्लैक बेल्ट। साइंस सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं दोनों खिलाड़ी। अब्दुल रहमान ने 4th डॉन ब्लैक बेल्ट और अब्दुल हक को 4th पूम ब्लैक बेल्ट प्राप्त हुई है। ये एक तरह से बड़ी उपलब्धि या आप ट्रॉफी अवार्ड के जैसे ही समझ सकते हैं। वाकई में इन्होंने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। चलिए खबर है दोस्तों, प्रतापगढ़ में लोकसभा प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया चुनाव आयोग ने। 4 पाई, सिलाई मशीन, सेब, अंगूर का डिमांड रही। 25 मई को वोटिंग होगी। और लखीमपुर खीरी में देखिए अखिलेश की सभा में भीड़ पर चली लाठियां। सपा मुखिया का भाषण सुन उत्साहित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, तो फिर CO ने डंडा चलाया। और खबर है लखनऊ के शेखर अस्पताल के मालिक पर ईडी ने एक्शन किया। संपत्तियों की जांच करेगी CBI और KGMU से कार्यवाही
कार्रवाई करने को भी कहा। बड़ी खबर देखिए, अयोध्या पहुंचे त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। माँ बाप की स्मृति में रामलला का दर्शन किया, सरयू आरती में शामिल हुए और सर्किट हाउस में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया। और खबर बिजनौर में व्यापारी एकता परिषद की घोषणा, पूर्व डीएसपी एमपी सिंह को प्रदेश संरक्षक और राहुल वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव बोले कि सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ होगा, गरीब बहनों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए भेजेंगे, बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। वही देखिए, इधर भाजपा के समर्थन में कानपुर पहुंचे रेसलर खली। ये बोले कि भारत के प्रति बाहरी देशों का नजरिया बदला है, अब खिलाड़ियों को बहुत सम्मान मिलता है और ये सब कुछ संभव किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खबर है, नोएडा के पहले स्काई वॉक के डिजाइन में होगा बदलाव, 2 मेट्रो स्टेशन के बीच चौड़ा निर्माण, पार्किंग के अलावा सड़क से जा सकता है जोड़ा। और खबर है, कानपुर में स्ट्रीट लाइट के लिए बनाया जाएगा अलग कंट्रोल रूम, एक फोन कॉल पर शिकायतों का निस्तारण होगा, 1500 CCMS का सिस्टम दुरुस्त किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। वहीं देखिए, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप। नवंबर 2024 में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत 8 टीमें खेलेगी टूर्नामेंट। बड़ी खबर देखिए, इरफान सोलंकी आगजनी केस में अब 20 तारीख को फैसला आएगा। कानपुर में लोकसभा चुनाव के बाद MP MLA कोर्ट सुनाएगा फैसला, 8 बार पहले फैसला टल चुका है। चलिए, खबर है, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक गोरखपुर पहुंचे, बोले कि सपा भाई भौजाई में ही सिमटी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में 80 सीटें जीतकर विपक्षियों का सुपड़ा साफ करेंगे। और खबर आ रही कि बाराबंकी में 15 मई को PM मोदी भी जनसभा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में आजम खान परिवार केस मामले में अब 14 मई को सुनवाई होगी। फर्जी प्रमाण पत्र का मामला है, राज्य सरकार के वकीलों से 7 दिन का समय मांगा। खबर है, कानपुर पहुंचे पद्मश्री किरण सेठ, युवाओं को संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। और उम्र अभी इनकी जरा सोचिए कितनी होगी, 75 साल। जी हाँ, 75 वर्षीय किरण सेठ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी हिम्मत और इनके जज्बे को वाकई में सैल्यूट। खबर है दोस्तों, प्रत्याशियों को हर दिन देना होगा व्यय का ब्यौरा। अम्बेडकर नगर में DM ने जारी किया निर्देश, हर दिन रजिस्टर में एंट्री करनी होगी चुनावी खर्च की। वहीं बलरामपुर में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया, बोले कि रेलवे के रोड निर्माण में भ्रष्टाचार होना, मानक विहीन काम कराया जा रहा है। एक दुख भरी खबर है, अयोध्या के राम सेवकपुरम में लगी आग, 6 से ज्यादा कॉटेज पूरी तरह से जलकर राख हुए हैं। यहाँ भगवान राम की 2 प्रतिमाएं भी रखी हुई हैं। और देखिए, देवरिया पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM, बोले सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही अयोध्या, मथुरा और काशी भी बन जाना चाहिए था। खबर है, 14 मई को यूपी का दौरा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, महाराजगंज, बांसगांव, यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। और एक बड़ा दावा निकल कर आ रहा कि जहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वहाँ 1991 तक RSS की शाखा लगती थी। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एक नया तथ्य सामने आया। ज्ञानव्यापी केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी सुनवाई के दौरान ये नया फैक्ट देखा गया, देख सकते हैं आप। और वैसे उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला भी जारी है। इलाहाबाद, फैजाबाद के बाद अब अकबरपुर की बारी है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ के नाम बदलने के संकेत दिए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरपुर को लेकर CM ने कहा कि बार बार इसे बोलने के लिए सोचना पड़ता है, नाम लेने में संकोच होता है। और जनसभा में CM योगी ये भी बोले कि गुलामी के निशानियों को समाप्त करना हमें, तो जल्द ही हो सकता है अकबरपुर का भी नाम बदला जाएगा। और खबर देखिए, यूपी STF ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को गोरखपुर से गिरफ्तार किया। गिरोह को असलहा सप्लाई करता था ये आरोपी। शेम पित्रोदा के बयान पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रंग और चमड़ी के आधार पर देश को बांटने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। कानपुर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गरजेंगे CM योगी। 11 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती भी जनसभा करेंगी कानपुर में। लखीमपुर खीरी में CM बोले कि सपा सरकार में दंगा होता था, रोजाना कर्फ्यू लगता था, आज काशी जगमगा रही है और ऐसे ही गोला का सुंदरीकरण होगा, यानी संपूर्ण जगत पृथ्वी का। और देखिए, लखनऊ के शारदानंद का भारतीय जूनियर हॉकी टीम में चयन हुआ। 20 से 31 मई तक ये नीदरलैंड दौरे पर जाएंगे, डिफेंडर की भूमिका में नजर आएंगे। रेलवे से खबर आ रही दोस्तों, हफ्ता में 2 दिन चलेगी अयोध्या पुणे स्पेशल ट्रेन। झारखंड रांची न्यू दिल्ली स्पेशल ट्रेन कानपुर सेंट्रल की जगह गोविंदपुरी स्टेशन पर रुकेगी। सीतापुर में बोले CM योगी कि वे कहते हैं भारत में राम मंदिर की क्या जरूरत है, तो राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या लाहौर और कराची में बनाए जाए। राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच कहां ये चुनाव, CM योगी ने तंज कसा विपक्ष पर। और गाजियाबाद में रेलवे ने आंकड़ा जारी किया कि नमो भारत ट्रेनों में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर कर लिया। ट्रेन तपती गर्मी में भी यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव दे रही है। और पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही कि बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की 14वीं लिस्ट। देवरिया में पूर्व सपा विधायक आनंद यादव के बेटे संदेश यादव को टिकट दिया गया। 16 मई को बुंदेलखंड की 3 सीटों पर जनसभा का आयोजन करेंगे CM योगी। झांसी, जालौन और हमीरपुर में भी करेंगे जनसभाएं। और वहीं देखिए दोस्तों, मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही। यूपी के 35 जिलों में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट है। कल भी 6 जिलों में बरसात हुई थी, 6 डिग्री तक पारा भी गिरा था। 12 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। और आज किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी है, पूरे
पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा और मौसम समाचार के बाद अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें भी देखेंगे दोस्तों। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की डेली तमाम बड़ी खबरें आपके मोबाइल पर तुरंत मिलती रहेगी। हम बात कर रहे थे मौसम अलर्ट की, तो आज 10 मई को प्रदेश के 30 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है और वो जिले कौन कौन से देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट भी। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, बस्ती, महाराजगंज समेत मैनपुरी, इटावा, औरैया, ललितपुर तक बारिश की संभावना है। लखनऊ में देखिए दिन में कड़क धूप पड़ रही है, लेकिन रात में ठंडी हवा से गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। यहाँ भी बारिश की चेतावनी है, सो सावधान रहिएगा। ओके, और दोस्तों आज के इतिहास की बात करें तो आज के दिन दोस्तों क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन ठीक 10 मई 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। यानी पहली बार स्वतंत्रता संग्राम का आगाज करने वाले भारत माँ के वीर सपूतों को ढेर सारा नमन हम सब की तरफ से, कोटि कोटि प्रणाम। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, जनसंख्या पर जो रिपोर्ट आई थी ना अभी एक दिन पहले, मैंने आपको बताया भी था कि भारत में हिंदुओं की संख्या कम हुई है, मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये रिपोर्ट आने के बाद काफी बवाल मच गया। देखिए देश में अलग अलग दिग्गजों ने क्या बयान दिए इस रिपोर्ट पर। यूपी उन्नाव में साक्षी महाराज बोले कि जब जब हिंदू घटा देश बटा। 65 सालों में केवल तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की और मुसलमान को अपना वोटर समझा। राजीव चंद्रशेखर का भी कहना कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ना एक चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि भारत के भविष्य पर इसका गंभीर असर होगा। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी बोले कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी और क्वालिटी गिरी है, पीओके के लिए भी हमें कुछ नहीं करना होगा। रिपोर्ट्स और आंकड़े तो मैंने आपको बताए थे। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 65 सालों में हिंदुओं की संख्या में 8% तक की गिरावट आई है भारत में, जबकि मुस्लिमों की संख्या 43-44% तक बढ़ी है। हालांकि मुस्लिम नेता ओवैसी ने इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप रिपोर्ट बताया। बाकी मैं आपको बता दूं ये भारत के पीएमओ की तरफ से, आर्थिक सलाहकार की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है और एग्जैक्ट डेटा भी आप देख सकते हैं। 65 सालों में हमारे देश की आबादी में क्या क्या बदलाव हुआ। हिंदुओं की आबादी -7.82% रही, मुस्लिमों की आबादी 43% प्लस रही, क्रिश्चियन और सिखों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। वैसे सिखों ने तो इस आबादी बढ़ने की रिपोर्ट के बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया कि पैदा करें कम से कम 5 बच्चे, नहीं पाल सकते तो 4 हमें दे दें। सिखों से उनकी संस्था दमदमी टकसाल के मुख्य ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने यह अपील की, कहा कि वे ज्यादा बच्चे पैदा करें और ये बात उन्होंने खुद एक सार्वजनिक सभा में पंजाबियों और खास तौर पर सिखों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए कही है। हालांकि इनके इस बयान का विरोध करते हुए पंजाब महिला आयोग ने कहा कि बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है महिलाएं, और इनके बयान की निंदा भी की। 167 देशों की स्टडी और विविधता में कितना बदलाव हुआ, सरकार की रिपोर्ट के डेटा भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और मनु गौड़ का कहना है कि भारत में बढ़ती आबादी तोड़ रही है करदाताओं का मनोबल। जनसंख्या नीति लाने का ये सही वक्त है, मतलब सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल पर एक रूल्स, कानून, रेगुलेशन लाना चाहिए, राइट। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। हालांकि एक दिन पहले ईडी पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इनकी जमानत का विरोध भी किया। देखिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा विरोध करते हुए कि प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि चुनाव 5 साल में होते हैं और अरविंद केजरीवाल को अपने चुनाव पार्टी के प्रचार की इजाजत के लिए जमानत मिलनी चाहिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी बयान का ईडी ने विरोध भी किया और आज केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी आज उनके खिलाफ एक और चार्जशीट भी दाखिल करेगी। और बाकी देखते हैं अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जीएसटी को लेकर भी एक निर्देश जारी किया और कहा कि कारोबारियों से जबरदस्ती जीएसटी की वसूली ना करें। कोर्ट ने कहा कि कारोबारियों को धमकाया नहीं जाए और केंद्र सरकार को सख्त निर्देश भी दिए, देख सकते हैं आप, है ना। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और सख्त फैसला सुनाया बैंक कर्मियों को लेकर, जिससे देश के करोड़ों बैंक कर्मचारी मायूस हो गए थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को भले ही लोन के ब्याज में थोड़ी रियायत मिलती है, लेकिन ये सब कुछ रियायत टैक्स के अधीन है, यानी कि इस छूट पर बैंक कर्मियों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। देख सकते हैं पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, है ना। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियां तेज हुई। नगर निगम ने 5 किलोमीटर में भरे 120 गड्ढे। लोकसभा प्रबंध समिति ने देर रात रूट का निरीक्षण भी किया और वाराणसी में मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो का आयोजन भी हुआ। 10वां समेत घाट पर एक साथ उड़े 1000 ड्रोन। वंदे भारत से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक का नजारा देखने को मिला। ये देख सकते हैं आसमान में बड़े भव्य तरीके से ड्रोन की प्रदर्शनी, कलाकृतियां कितनी अद्भुत लग रही है। और खबर है देश के राष्ट्रपति ने चिरंजीवी और वैजयंती माला को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बैंक जॉब तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई चेयरमैन का कहना है कि 12,000 नई भर्तियों की तैयारी की जा रही है और जल्द ही एसबीआई 12,000 नई नौकरियां भी देगा। 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खुशखबरी। आज से खुलेंगे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ। आज 10 मई को प्रातः 7 बजे कपाट खुल जाएंगे और कपाट खुलने से पहले देखिए 20 क्विंटल फूलों से मंदिरों को भी सजाया गया। बड़ी धूमधाम के साथ श्रद्धालु उत्सव में पहुंचे। हज यात्रियों को लेकर भी एक अपडेट आ रहा। वाराणसी से जाएंगे 579 जायरीन। 18, 19 और 20 मई को ये लखनऊ से रवाना होंगे। सभी का टीकाकरण पूरा हो चुका है और वैसे तो दोस्तों हज यात्रियों का पहला जत्था
जत्था भारत से रवाना हो चुका है। विदेश मंत्रालय ने तैयारियों की समीक्षा भी की। राजधानी दिल्ली से 285 हज यात्री रवाना हुए हैं। जम्मू कश्मीर से भी 642 लोग जाएंगे। इस साल टोटल 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और अपनी श्रद्धा भाव की एक भावुक कर देने वाली खबर देखिए आप। लखनऊ में सब्जी बेचकर खरीदा हज यात्रा का टिकट। 10 साल पहले पासपोर्ट बनवाया था, फ्लाइट में बैठते ही इनके आंसू छलकने लगे हैं। और हज यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है। स्पाइस जेट कंपनी ने बड़ी सौगात दी। श्रीनगर से मदीना के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू करने का फैसला किया है और ये सुविधा 22 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक फ्लाइट संचालित होगी। नौकरियों को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही दोस्तों। भारत में 5 लाख नौकरियां देगी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेक कंपनी एप्पल की तरफ से ये अपडेट आ रहा, क्योंकि एप्पल अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत ला रही है और जल्द ही भारत में युवाओं को इससे जॉब्स मिलेगी। जोमेटो कंपनी ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लॉन्च किया, फोटो केक फीचर, और इसके जरिए आप अपनी तस्वीर वाला केक ऑर्डर कर पाएंगे जोमेटो के जरिए। मार्केट से अपडेट है। एसबीआई की चौथी तिमाही में मुनाफा 24% बढ़ा। 13 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड भी देगा भारतीय स्टेट बैंक। मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस नेता ने एक अजीबोगरीब बयान दिया, बोले कि 2 पत्नी वालों को सालाना 2-2 लाख रुपए देंगे। बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि यह उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने ये अजीब सा फरमान किया। और चुनाव आयोग की नई पहल, ईवीएम वाली स्ट्रॉन्ग रूम में लगेंगे अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट से कहा कि फुटेज देखने के लिए अलग से टीवी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि पीओके हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान इसे वापस करे। एक सप्ताह में ही दूसरी बार उन्होंने ये बयान जारी किया तो पाकिस्तान को मिर्ची भी लगी। अच्छा, आपकी सेहत को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार का कहना है कि गलत खान पान की वजह से 56% बीमारियां हो रही हैं। 13 साल बाद ये नई गाइडलाइन जारी की गई आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की गाइडलाइन में ये कहा गया कि आप रोजाना अपने डाइट में 100 ग्राम फल, 400 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम अनाज शामिल करेंगे तो आप बीमारियों से दूर रह पाएंगे। और भी अलग अलग तरह की ये कैलोरी और डाइट की डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अगर आप बॉडी बनाने के लिए ज्यादा प्रोटीन पाउडर भी यूज करते हैं ना, तो भी जरा सावधान हो जाएं। आईसीएमआर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आपकी किडनी भी बेजान हो सकती है। जापान को पछाड़कर सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, जबकि 2015 में भारत का 9वां स्थान था। और अब देखिए सोलर एनर्जी में भारत की तरक्की, वर्ल्ड में टॉप 3 पोजीशन पर पहुंचेगा भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में। एक और रिपोर्ट आ रही कि दुनिया का 24वां सबसे अमीर शहर बना हमारा देश का मुंबई। राजधानी दिल्ली 37वें पायदान पर है। भारत की आर्थिक प्रगति और शहरी विकास का असर देखने को मिला। अना और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके यूपी के जिले के मुख्य समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना डेली न्यूज देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।